Is Ekansh here? Yeah, Ekansh is here. So Ekansh, I'll be going to admin today to ask regarding your date sheet, okay? Okay, ma'am. All right. एंड बाकी आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में पोर्टल पे भी ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से भी आप कोड कंफर्म कर सकते हो, बट स्टिल आई विल गो एंड आस्क. मैम सो वी आर एग्जामिनेशन फॉर्म में एक प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ रहा है, प्रेफरेंस 1 and 2, वो पता है आपको? आई थिंक प्रेफरेंस 1 इज फॉर योर ऑनलाइन जो हमारा नॉर्मल एग्जाम होता है, एंड प्रेफरेंस 2 इज दैट इफ यू वांट टू गिव एन ऑनलाइन पेपर from a designated center. This is what I think it is, but I have not read it anywhere. I don't have a confirmed answer on this. Okay, ma'am. Would you like me to ask this as well? Yes, ma'am, please. Do you want me to ask this also? Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. You are not that audible. Yes, ma'am, please, ma'am, ask. Preference 1 and preference 2. Fine. Okay, so I'll just start with this unit 5 now. It contains just one chapter, but it will take time, about 10 days, depending upon our grasping power and our speed. So there's just one chapter, time series analysis, and unit 4 combined with unit 5, that is index number combined with time series analysis, will come of 15 marks. टोटल 15 मार्क्स का आएगा, इंडिविजुअल यूनिट्स के मार्क्स नहीं है, ठीक है. सो एज वी ऑलवेज डू, एज यू गाइज लाइक, हम लोग इनिशियली इसको सिर्फ कुछ लेमन टर्म्स में इसका जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे. एज यू सेड कि थ्योरी नहीं लिखनी है, पीपीटी नहीं बनानी, सो आई एम डायरेक्टली डूइंग फ्रॉम इट. सॉरी, सिंस यस्टरडे आई एम नॉट डूइंग वेल. ओके, सो नेचर एंड डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज. नाउ सी लेमन टर्म्स में टाइम सीरीज क्या होता है कि हमारा कोई भी वेरिएबल का डाटा, कोई भी वेरिएबल का डाटा हम लोगों को, जैसे सपोज ये इनकम है, ठीक है, इनकम का डाटा हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें ईयर्स गिवन है 2011-12, 2012-13, 2013-14, और यहाँ पे हमारा डाटा गिवन है इनसे रुपीज लाख टर्म्स, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. तो जब हम एक डाटा को ओवर द टाइम पीरियड उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा. अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये एनुअल डाटा हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये एनुअल डाटा हो. ये हमारा क्वार्टरली डाटा भी हो सकता है, ये हमारा हाफ ईयरली डाटा भी हो सकता है, ये हमारा मंथली डाटा भी हो सकता है. तो जो भी डाटा हम लोगों का टाइम के बेसिस पे चेंज करता है एक वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज. जब इस डाटा को यूज करते हुए, जब इस टाइम सीरीज डाटा को यूज करते हुए हम किसी भी तरीके का एनालिसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. There are various types of data in statistics. जैसे क्रॉस सेक्शनल डाटा भी होता है. आई डोंट नो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पहले 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, सिलेबस में था या नहीं था, बट क्योंकि बहुत सारे टाइप के डाटा होते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ टाइम सीरीज डाटा है, क्रॉस सेक्शनल डाटा नहीं है. सो टाइम सीरीज मीन कोई भी डाटा हमारा, चाहे एनुअली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो, जो हमारा टाइम के बेसिस पे चेंज करता है, वेरिएबल हमारा सेम रहता है. जब हम इस डाटा को यूज करते हुए कोई एनालिसिस करते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. आई होप आपको लेमन टर्म्स में क्लियर होगा. एक बार इसका हम आपकी बुक से भी देख लेते हैं. सो अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस on a particular variable measured at successive points of time. Successive point of time मतलब कि जैसे जैसे हम लोगों का टाइम बढ़ता जाएगा, ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ये हमारा सेकेंड ईयर, ये हमारा थर्ड ईयर, यहाँ पे हम ईयर बोल रहे हैं. अगर हम मंथ का भी बोले, सो ये हमारा फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों का ये जो वेरिएबल है ये डिफरेंट वैल्यूज लेता जाएगा. So at successive points of time,
यूजुअली द वेरिएबल वैल्यूज आर रिकॉर्डेड ओवर इक्वल टाइम इंटरवल्स। जैसे मैंने आपको बोला, हमारा एनुअल भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। बट जनरली जो हमारा डाटा कलेक्ट होता है उसमें हम लोगों का कंसिस्टेंसी होती है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ये 1 साल का डाटा लिया है ना, तो नीचे वाला भी हम 1 साल का ही डाटा लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग नीचे वाला 1 मंथ का डाटा ले लें या फिर 6 मंथ्स का डाटा ले लें, दैट इज हाफ ईयरली ले लें। ये चीज हमारा एनालिसिस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जो भी हमारा टाइम सीरीज का डाटा होता है, प्रेफरेबली वो हमारा इक्वल टाइम्स का होना चाहिए। So usually the variable values are recorded over equal time intervals, that is yearly, quarterly, monthly, etc. A large proportion of economic data is in the form of time series. अभी भी हमने जो भी अपना एनालिसिस कंडक्ट किया है, चाहे हमने हम लोग मीन भी निकाल सकते हैं टाइम सीरीज का, मीडियन भी, स्क्यूनेस भी, कुटोसिस भी, इनफैक्ट जो हमने इंडेक्स नंबर्स भी निकाले थे, हाँ वहां पे ये प्रॉब्लम था कि हमारा हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स सेम नहीं थे, हेट्रोजेनिटी थी उनके अंदर। बट एक वेरिएबल का डाटा, आपको याद है ना हमने क्वेश्चन किया था कि ये जूट का डाटा है, ये राइस का डाटा है या कॉटन का डाटा है, बट जो इसके अंदर हम लोगों ने प्राइसेस लिए थे, जो इसके अंदर हम लोगों ने प्राइसेस लिए थे, या जो हमने कौन वैरी कर रहा था, वो तो हम लोगों का एक एनुअल डाटा ईयर बाय ईयर वैरी कर रहा था। तो इसमें हम वही कह रहे हैं, A large proportion of economic data is in the form of time series. टाइम सीरीज में जनरली हम लोगों का डाटा होता है जिसको थ्रू हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि हमारा सेंसस भी है, सेंसस भी अगर एवरी 10 ईयर्स में इनिशियल स्टार्ट हुआ है, तो वो भी हम कंपेयर किससे करेंगे, आप लोग जो भी अपना प्रिपरेशन किसी ने किया होगा बीबीए के लिए या वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो लिटरेसी रेट पहले कितना था और अब कितना है। तो हमारा जो टाइम सीरीज का एनालिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है स्टैटिस्टिक्स में, जिसके बेसिस पे पॉलिसीज भी बनाई जाती है, प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जीई के अंदर भी हमने प्रिसाइसली फोकस किया है ऑन द टाइम सीरीज डाटा एंड इट्स एनालिसिस। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि टाइम सीरीज क्या होता है? क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है टाइम सीरीज क्या होता है? इसका आपका पहले के यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, रेफरेंस देने के लिए, जैसे मीन मीडियन मोड में बोल रही हूँ, रेफरेंस देने के लिए हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा। सो नाउ दे आर सेइंग सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम सीरीज आर गिवन इन टेबल 54 to 58 and the corresponding graphical presentations are given in diagram 1 to 5. I'll show you table 54 to 58 first, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे भी ये वाला एक छोटा सा टेबल टाइप ड्रॉ करके दिखाया था टाइम सीरीज के लिए, उसी तरह इन्होंने भी एग्जाम्पल देके दिखाया है। सो दिस इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950-51 to 60-61 at 1948-49 प्राइसेस। तो एट 1948-49 प्राइसेस मतलब ये हम लोगों का बेस ईयर हो गया, और बेस ईयर का मतलब यहाँ पे जो भी प्राइसेस थे उनको हमने कांस्टेंट प्राइसेस लेते हुए हमने नेशनल इनकम जनरेट की। अब आप लोगों को एक ये कंफ्यूजन हो जाएगा जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है कि भाई प्राइसेस का इनकम में क्या रोल, प्राइसेस का नेशनल इनकम में क्या रोल। मैं आपको सिर्फ लेमन टर्म्स में ये बता रही हूँ कि नेशनल इनकम कहाँ से आती है, जब हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। जब हम लोग मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज के रिटर्न में हमें एक पेमेंट मिलती है, और वो जो पेमेंट होती है वो एक्चुअली पेमेंट जनरेट कहाँ से करता है ये प्रोड्यूसर, प्राइस से ही तो करेगा ना, प्राइस से ही करेगा। जितना ज्यादा हम लोगों का प्राइस होगा, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे सारी चीजें इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पे चल रही है, उतना ही ज्यादा ये पेमेंट कर पाएगा। तो हम एक्चुअली ये बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, that national income is equal to national expenditure is equal to national product। तो जब हम ये इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम क्या हो जाता है, मान लो कोई लेबर है और वो वेजेस ले रहा है, ठीक है। तो जो उसके वेजेस होंगे ना, जो उसकी इनकम होगी, वो बेसिकली
कुछ फॉर्मूलेज को यूज करते हुए आप सिर्फ इतना समझ लो कि वो प्राइसेस के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्राइसेस से इनकी इनकम जनरेट होती है। इतना समझने की सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट प्राइस लिया तो उसका क्या रिलेशन है। समझ आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है देन इट्स ओके, इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इट वाज जस्ट एन एडिशनल नॉलेज। वैसे क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की? क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की? ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम लोगों का कैसे टाइम सीरीज डाटा होता है। सो आप देखो यहाँ पे ये एनुअल डाटा है और ये एनुअल डाटा हमने ईयर ही लिया है। हमने जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड कांस्टेंट रखा है, ऐसे नहीं किया है कि 1 ईयर है, 1 मंथ है, 6 मंथ है, ये कांस्टेंट टाइम पीरियड रखा है ताकि हम लोगों का एनालिसिस आसान हो जाए। नेक्स्ट अगेन हम बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ इंडियन यूनियन, अगेन वी आर सेइंग एट 1948-49 प्राइसेस। सो ये भी हमारा एग्रीकल्चरल इनकम आया हुआ है इंडिया का फ्रॉम 1900 1 2 3 टिल 1990। तो ये सारा हम लोगों का टाइम सीरीज डाटा है। अब आप न्यूज़पेपर में जब भी कोई ऐसा टेबल देखोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे टाइम के हिसाब से डाटा दिया, यू विल बी मोर फॉर्मल एंड आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए कि ये टाइम सीरीज डाटा है। वर्ड क्यों आना चाहिए? जब आप ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पे या नॉर्मली किसी से डिस्कस करोगे, जीडी में जाओगे, तो वहाँ पे जब हम ये वर्ड्स सीखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब हम लोगों के दिमाग में आते हैं तो हमारा इस पे डिलीवरी और स्पीच बहुत अच्छे से आता है व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यूज एंड जीडीज। सो वी विल नॉट से अकॉर्डिंग टू टाइम डाटा दैट इज गिवन, वी विल से टाइम सीरीज डाटा। सो वो हम लोगों को एक तरीके से थोड़ा सा ही अपर हैंड प्रोवाइड कर देता है एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर हम बाहर आके बोलते हैं हमने भी तो वही बोला था ना टाइम वाली बात, फिर उसको क्यों ले लिया, हमें क्यों नहीं लिया। बट हम लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या वर्ड्स का यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। ओके, पार्थ यू आर लेट टुडे but I have allowed you out because you are regular but you are late today. Okay, so next again this is agricultural production. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडेक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया होगा? हमने इंडेक्स नंबर यूज करके कैलकुलेट किया होगा। और हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया है या क्वांटिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया है? प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स? वी आर सेइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। सो अब जब भी आप पेपर में या कहीं पे भी ये इंडेक्स वर्ड सुनोगे पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कैसे इसको कैलकुलेट किया है। सो वी नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंड वी विल नॉट बी समबडी अनअवेयर कि ये क्या चीज है, व्हाट इज इंडेक्स। अरे इंडेक्स क्या होता है, हाँ हमें पता है इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है, व्हाट डज इट शो ये भी हमको पता है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिया है 1949-50 को बेस लेते हुए, तो इसका हमने 100 ले लिया है। क्यों 100 लिया है वो हम इंडेक्स नंबर्स में देख चुके हैं। सो 1960-61 अगेन ये हम लोगों का एनुअल डाटा है, पर ईयर का डाटा गिवन है। ऑलराइट, then yield on ordinary shares in India, again here we are talking about yield। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे टाइम सीरीज डाटा को एक्सप्लेन करते हैं कि टाइम सीरीज डाटा किस तरीके का होता है। इट कैन बी रिलेटेड टू इनकम, इट कैन बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट कैन बी रिलेटेड टू yield, it can be related to any parameter, it can be related to health, it can be related to how literacy rate has moved over the time period। तो ये हम लोगों का रॉ डाटा होता है। देन The time series of diagrams में आऊंगी मैं अभी, मुझे इंडिविजुअल डायग्राम्स एक्सप्लेन करने हैं बट वो आगे, क्योंकि हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है तो वो टर्म्स के साथ मैं वो डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी। So now the time series of national income, agricultural production and yield on ordinary shares are based on annual observations, that is per year, whereas the time series of wholesale price rise is based on monthly observations। So ये डाटा, ये टेबल मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैं दिखा देती हूँ। So where is that? This is 55. I don't know. I think I have not captured that table. Yes, that table is not captured, I think. Anyways, so we shall analyze. वहाँ पे हमारा monthly data होएगा. So we shall analyze some of these series with the help of the methodology to be developed subsequently. हमें इसको एनालाइज कैसे करें? देखो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था उसमें पहले हमने क्या देखा था कि ठीक है हमारा रॉ डाटा कैसा होता है,
उस रॉ डाटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये इसी चीज पे बेस्ड है कि ये जो हमारा टाइम पहले तो अब आज तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं टाइम सीरीज क्या होता है। एक डाटा जब ये एक वेरिएबल हम लोगों का 3 से 4 पे कन्वर्ट होता है तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें रोल प्ले करती है 3 to 4 लाख जाने में, ये जो न्यूमेरिकल नंबर चेंज होता है इसको चेंज करने में। तो आज हम सिर्फ इतना बेसिक समझ रहे हैं सो दैट हम कंफर्टेबल हो जाएं सारी टर्म्स के साथ। इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसको यूज कैसे करते हैं, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो आवर फर्स्ट टास्क इज टू डिवाइस अ स्कीम इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज एडिक्वेटली। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा टाइम सीरीज डाटा मूव कैसे कर रहा है। मूवमेंट मतलब कि अगर हम कोई चीज यहाँ प्लॉट कर रहे हैं सपोज, सो हियर टेढ़ा क्यों बन रहा है, 1 सेकेंड, या सो हम लोगों का जो टाइम सीरीज डाटा है या तो वो ऐसे जा सकता है ना, या फिर वो हम लोगों का ऐसे भी जा सकता है। तो हम लोगों के जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, ये डिफरेंट मूवमेंट्स, या अगर हम इनको बोलें कि ये जो हमारी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ये फ्लक्चुएशंस ही तो हमको समझनी है। हम अगर कोई भी डाटा समझ रहे हैं, मान लो ये जीडीपी का डाटा है या मान लो ये हमारा इनकम का डाटा है, ठीक है, तो हमारी इनकम कैसे चेंज हो रही है, हमारी इनकम कैसे चेंज हो रही है, कब बढ़ रही है कब कम हो रही है, हमें यही तो समझना है। अगर हमको ये पता चल गया कि हमारे रीजंस क्या हैं ये इंक्रीज इन इनकम होने के, अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए तो हम उन्हीं रीजंस पे फोकस करके अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिटरेसी रेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर हमने ये देख लिया कि हमारा लिटरेसी रेट किसी एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जाते हुए इंक्रीज कर रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो इंक्रीज क्यों कर रहा है, कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं उसको इंक्रीज करने के लिए। और जो सबसे ज्यादा फैक्टर इम्पैक्ट कर रहा है लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स उसी फैक्टर के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। क्या आप लोगों को टाइम सीरीज एनालिसिस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को टाइम सीरीज डाटा की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? Okay, so now they are saying our first task is to devise a scheme in order to describe the movement in a time series adequately. For this purpose, we decompose the time series into 4 components, क्योंकि अब हमने वो reasons डिस्कस करने हैं। कौन कौन से ऐसे components होते हैं जनरली जो हम वाइडली डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, हमें वो कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं अब। सो वी आर सेइंग दैट देयर आर जनरली 4 कंपोनेंट्स जो हमारे किसी भी टाइम सीरीज डाटा को इम्पैक्ट करता है। दी ट्रेंड कंपोनेंट सबसे पहला हमारा कंपोनेंट आता है अगर हम टाइम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम टाइम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट होता है ट्रेंड कंपोनेंट। आप लोगों को याद है मैंने आपको एक्सेल में ट्रेंड लाइन बताई थी, कितने लोगों को याद है? एक्सेल में मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी, याद है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं या भूल गए? याद है, ठीक है। सो द फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ट्रेंड कंपोनेंट। इट रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग रन स्मूथ मूवमेंट ऑफ द वेरिएबल। तो ट्रेंड लाइन तो हमने प्लॉट किया था, वो क्या करता है अगर हम लोगों का टाइम सीरीज डाटा मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो वो हम लोगों का एक इसको यूज करते हुए लॉन्ग रन लाइन बना देगा कि आपका ऑन एन एवरेज ट्रेंड कैसा निकल रहा है। भाई अपवर्ड स्लोपिंग निकल रहा है या फिर हम लोगों का ये ऐसा निकल रहा है, थोड़ा सा फ्लैट निकल रहा है, या फिर ये हम लोगों का डाउनवर्ड स्लोपिंग निकल रहा है। तो ट्रेंड क्या है ना, हमें लॉन्ग रन मूवमेंट पता चल जाती है कि टाइम के हिसाब से हम लोगों का जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, हमारा इन जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमारा टाइम सीरीज का फर्स्ट कंपोनेंट होता है ट्रेंड कंपोनेंट, नॉर्मली हमारा क्या ट्रेंड है। उसके अलावा जो सेकेंड कंपोनेंट होता है that is cyclical component. It represents oscillatory movement around the trend. Oscillatory movement around the trend. इसका डायग्राम मैं आपको अब दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोगों का, how do I show you this? Okay, I think now it should be visible. अभी दिख रहा है आपको डायग्राम, दिख रहा है?
ठीक से दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर हम लोगों का जो ये मूवमेंट है ना, अभी मैं इसको वो करती हूँ, जो ये मूवमेंट है ये हम लोगों की साइक्लिकल मूवमेंट कहलाती है। ये हम लोगों की साइक्लिकल मूवमेंट कहलाती है। इस मतलब हमारा जनरली हम ये बोलते हैं कि ये बिजनेस साइकिल मूवमेंट है, कि हम लोगों का ऑसिलेट करता रहता है, ये कभी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। जो हमारा इंक्रीजिंग होता है उसको हम बोलते हैं पीक, ठीक है, और जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। और जो दो ट्रफ्स के बीच वाला फेज होता है उसको हम बोलते हैं वन साइकिल। जो दो ट्रफ वाला फेज होता है या जो दो पीक वाला फेज होता है उसको हम बोलते हैं वन साइकिल, क्योंकि उस साइकिल के बाद ये चीज हमारी ट्रफ और पीक दोबारा से रिपीट करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रफ और ये पीक है ये हम लोगों का हर साल सेम न्यूमेरिकल वैल्यू पे आए। इट डज नॉट मीन कि हम लोगों का सेम वैल्यू पे आए। इसका सिर्फ ये मतलब होता है एक साइकिल अगर कंप्लीट हो गई है, मतलब अब हम ट्रफ टू ट्रफ आ गए हैं, तो नेक्स्ट हम पीक की तरफ जाएंगे। वो पीक छोटा भी हो सकता है, वो पीक बड़ा भी हो सकता है। जब हम लोग पीक टू पीक आ गए हैं तो नेक्स्ट हम ट्रफ की तरफ जाएंगे, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन वन साइकिल, ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट इन दैट साइकिल। एंड साइकिल कैसे डिफाइन होती है? द टाइम पीरियड बिटवीन टू पीक्स और द टाइम पीरियड बिटवीन टू ट्रफ्स। इज इट क्लियर टू ऑल? साइक्लिकल मूवमेंट और ट्रेंड, अभी ये मूविंग एवरेज ट्रेंड मैंने आपको नहीं बताया है, मूविंग एवरेज ट्रेंड नहीं बताया, नॉर्मल ट्रेंड बताया है और साइक्लिकल कंपोनेंट बताया है। ये दोनों चीजें क्लियर है आपको, ट्रेंड कंपोनेंट और साइक्लिकल कंपोनेंट? ठीक है, so now the cyclical component represents oscillatory movement around the trend. It may be strictly periodic, that is to say the same value of the variable is repeated after a fixed time interval, और it may be aperiodic, या तो हमारी सेम वैल्यू रिपीट करेगी या नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सेम जगह पे ही पीक या ट्रफ आए। ठीक है, so a cyclical movement is therefore characterized by up and down movements. Cyclical movements is therefore characterized by up and down movements. हमने वो देख लिया, peak and trough, up and down movements, peak and trough, ये हम देख चुके हैं। तो हमने बोला टाइम सीरीज का एक कंपोनेंट होता है ट्रेंड, दूसरा कंपोनेंट होता है साइक्लिकल कंपोनेंट जो साइकिल टू साइकिल वैरी करता है। The upward movement continues till it reaches the peak and then it takes the downturn. Till it reaches the peak और उसके बाद डाउन टर्न, मतलब हम ट्रफ की तरफ जाते हैं। This continues till it reaches the trough and again the upward swing starts, that is again the peak starts. ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। For a strictly periodic cycle, the time interval between the two successive peaks or two successive troughs is called period of the cycle. I told you this. हमारा जो भी दो पीक्स के बीच का पीरियड या दो ट्रफ्स के बीच का पीरियड पीरियड ऑफ द साइकिल कहलाता है। Then, though for an aperiodic cycle, a similar definition may be employed, but it is obvious कि वो हमारा जो पीरियड है, हम बोल सकते हैं कि हमारा एक साइकिल का ये पीरियड है, पर अगर वो aperiodic होगा, aperiodic मतलब कि हमारा सेम चीज सेम वैल्यू नहीं होगी, तो साइकिल टू साइकिल हम लोगों का वो वैरी करेगा। तो वो हम साइकिल टू साइकिल स्पेसिफिक ही हमको बोलना पड़ेगा कि एक साइकिल का कितना है। If the period of a cycle is long relative to the length of the time series under study, then there is some possibility of confusing cycle movement with the trend. Obviously जितना ज़्यादा हम लोग cycles consider करेंगे, जितना ज़्यादा लंबा time period होगा, उतना ही ज़्यादा अगर different cycles होंगी तो वो confusing होंगी। Next component हम लोगों का आ जाता है seasonal component. The seasonal component is also oscillatory in character, but it is strictly confined to intra-year movements. इसीलिए हम इसको सीजनल बोलते हैं क्योंकि ये इंट्रा ईयर मूवमेंट्स का ही होता है। ठीक है, हमारा इंट्रा ईयर मूवमेंट्स कैसी हो रही है, हमारे सीजन्स में चेंज कैसे हो रहा है, इसलिए हम इसको सीजनल कंपोनेंट बोलते हैं। सो द थर्ड कंपोनेंट इज सीजनल कंपोनेंट। मैं आपको ना एक एग्जांपल दूंगी जिसमें ये एक और कंपोनेंट है हम लोगों का, ये सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियर होंगे कि ठीक है एक ही वैल्यू को चेंज करने के लिए चारों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, चारों का क्या रोल होता है। हेंस वी से
sorry, where is that? Yeah, hence the name seasonal. For instance, the data on the market price of rice or on the sale of woolens will show some seasonal variations. Obviously, हमारे जो फूड क्रॉप्स होती है या जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर आप मेजरली ले लो, वहाँ तो हमारा सीजन टू सीजन वैरी करेगा ना. कभी फ्लड आ गया, कभी ड्राउट सिचुएशंस क्रिएट हो गई है, कभी बहुत ज़्यादा रेन हो गया है, कभी कभी फर्टिलाइजर्स गलत डल गए हैं या कभी पेस्टिसाइड्स लग गया है. तो इस वजह से हमारा सीजन टू सीजन टाइम सीरीज की वैल्यू में ऑब्जर्वेशंस में चेंज आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस सीजनल कंपोनेंट. क्या आप लोगों को ये सीजनल कंपोनेंट क्लियर है? सीजनल कंपोनेंट क्लियर है? ठीक है. So any series recorded on the annual basis naturally eliminates the seasonal component. अगर हमारा डाटा ईयर ऑन ईयर डाटा है, जैसे कि हमारा ये ऊपर वाला टेबल डिस्प्ले कर रहा है, तो इसमें तो सीजनल का कुछ रूल नहीं हुआ क्योंकि हमारा तो डाटा ही 1 साल का है. हमने तो डाटा ही 1 साल का लिया है. अगर हम सीजन टू सीजन डाटा लेते हैं तब हमें इन डेप्थ सीजनल कंपोनेंट की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं वो पता चलेंगे. सो दीज 3 कंपोनेंट्स आर नोन एज द सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज. जो ये 3 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ट्रेंड, साइक्लिकल एंड सीजनल, इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. सिस्टमैटिक कंपोनेंट क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इजीली. ये एक सिस्टम के तहत मूव हो रहे हैं. जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड भी हम इजीली एक्सेल में देख सकते हैं, साइकिल भी हम इजीली एक्सेल में देख सकते हैं. सीजनल डाटा भी अगर हम लोगों के पास है कि हमारा सीजन टू सीजन कैसे प्रोडक्शन वैरी किया है, सीजन टू सीजन कैसे प्राइस वैरी किया है, वो भी हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं. इसलिए हम इसको सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट ऑफ, इन तीनों को सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं. Apart from this, there is one more variable. So the residual of the time series after the elimination of these components consists of purely multiplicative. Wait, there is one more thing. I think एक इसका पेज मिस हो गया है मुझसे. Actually, the last term that is called random component. जो last होता है ना, वो random component कहलाता है. Just give me 1 second. I think one page is missed. यस, एक पेज मिसिंग है, मुझे बस 1 सेकंड दे दो. इनफैक्ट 2 पेजेस मिसिंग है. या जो इसके अलावा एक कंपोनेंट रह जाता है उसको हम बोलते हैं रैंडम कंपोनेंट. ये टेबल भी मिसिंग था ना, जिसमें हमने बोला था राइस हमारा मंथली गिवन है डाटा. तो ऐसे हम लोगों का मंथली डाटा गिवन होता है फॉर ईच ईयर, जहाँ पे हम मंथ टू मंथ भी कंपेयर कर सकते हैं. So this is also a time series data. Anyway, so we were talking about this 4th component, that is random component. So in this case, in a particular time series, one or more of the systematic components may be absent. जैसे हमने बोला, अगर हमने एनुअल डाटा ले लिया है तो उसमें सीजन टू सीजन कैसे वैरी कर रहा है उतना इन डेप्थ हम नहीं देख सकते हैं. तो जरूरी ये नहीं है कि हम लोगों का एक टाइम सीरीज के अंदर ये चारों के चारों वेरिएबल प्रेजेंट हो. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. हाउएवर जो हमारा ये रैंडम कंपोनेंट होता है ना, ये हमेशा ही एग्जिस्ट करता है. मैंने आपको कोरिलेशन रिग्रेशन के टाइम पे भी बताया था कि हमारा एक रेजिडुअल कंपोनेंट होता है, जो कि वो जो वेरिएबल हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं उसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे एक वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि हम स्टडी में नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो बहुत सारी चीजें एक वेरिएबल को इम्पैक्ट करेंगी. तो इन चारों में से हमारा
हो सकता है कि सीजनल वाला वेरिएबल एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है कोई और वेरिएबल एग्जिस्ट ना करे, बट ये श्योरिटी है कि रैंडम वेरिएबल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कि रैंडम वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी एक दूसरी चीज है, 1 2 10 15 कितनी भी चीजें हैं जो हमारे इस टाइम सीरीज को, ये जो हमारी वैल्यू सपोज चेंज हुई है 22.63 से 20.75 में, इसमें वो चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर छोटा रोल भी प्ले कर रहे हैं, बट प्ले जरूर करते हैं, जो हम स्टडी में कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोगों को रैंडम कॉम्पोनेंट क्लियर हुआ है? क्या आप लोगों को रैंडम कॉम्पोनेंट क्लियर हुआ है? सिर्फ यश को क्लियर हो रही है चीजें? Okay, so an inspection, I'll show you this diagram now, or else you can see over here also. An inspection of diagram one shows that it has an upward trend but no cycle. ये जो linear trend हमने Excel में भी plot किया था ना, ये linear trend ऐसा ही plot किया था हमने Excel के अंदर भी, तो trend तो है, but इसके अंदर हमें clearly कोई ऐसी cycle नजर नहीं आ रही है जो इस trend के आसपास ही move करे। हमने जो इसके अंदर ये कर्व ड्रॉ किया है, ये जो ब्लैक वाला कर्व आप देख रहे हो, ये भी हमारा एज साइकिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम क्लियरली यहाँ से यहाँ तक तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा पीक कहाँ है और ट्रफ कहाँ है। तो हमारा ऐसा भी डाटा हो सकता है जिसमें ट्रेंड एग्जिस्ट करे, पर जिसके अंदर हम लोगों का साइक्लिकल कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है। Then similarly, the agricultural income series shows a mild upward trend with cycles which are aperiodic. तो हमने agricultural income का लिया था, कहाँ पे था? That is in the other PDF. I'll show you that. Now, in contrast, the series on yield on ordinary shares appears to have no upward trend or downward trend. दिखाई देती हूँ। सो हम इन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स है फॉर इंडिया, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रेंड करके आ रहा है। नेक्स्ट इफ वी सी यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन इंडिया, तो इसमें हम लोगों का कोई भी ट्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हम लोगों का यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इंडिया में कोई भी ट्रेंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये बहुत पॉसिबल है कि इन चारों में से, इन तीनों में से हमारा कोई एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट एग्जिस्ट ना करे, बट रैंडम कंपोनेंट हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। So now we can say that the length of the series too short to determine whether it contains any, ये पहले वाला कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने अभी डाटा देखा था जिसमें ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं था, तो अगर हमारा बहुत ही छोटा टाइम पीरियड हो जाएगा, ट्रेंड तो हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए ही हम कर सकते हैं ना, तो छोटे टाइम पीरियड में हमारा किसी भी तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है। Now, schematically we can represent the decomposition. Decomposition मतलब जो हमारा ये टाइम सीरीज का डाटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो एडिटिव फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम गामा बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों का ये टी क्या है? दिस टी स्टैंड्स फॉर ट्रेंड, सी स्टैंड्स फॉर साइक्लिकल कॉम्पोनेंट, S stands for seasonal component and R stands for random component. तो ये हम लोगों का एडिटिव फॉर्म में हमने लिखा है कि हमारा जो टाइम सीरीज डाटा है वो इन चार वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये चार वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, इन चार वेरिएबल्स का आपस में कैसा फंक्शन है, वो हम जनरली बोल सकते हैं या तो एडिटिव होगा, या फिर जैसे हमने नीचे लिखा है TCSR, तो या तो हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव होगा। इन दोनों में से ही कोई एक होगा ना, या तो एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा। क्या आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ आई हैं? एडिटिव रिलेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन, ये दोनों चीजें समझ आ गई? एडिटिव रिलेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन। प्लीज रिप्लाई। कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ? ये जो मल्टीप्लाई कैसे नहीं किया, ये कंपोनेंट्स, ये चार कंपोनेंट्स आपस में कैसे रिलेटेड है, इन चार कंपोनेंट्स के बीच में आपस में कैसा रिलेशन है, हमने इन जनरल लिया है कि या तो वो एडिटिव रिलेशन होगा या वो मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन होगा। ओके, एज्यूम किया है। कोई और फंक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, तो आपस में रिलेशन इनका कैसा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो यहाँ पे वेयर दिस गामा, दिस इज द ओरिजिनल टाइम सीरीज, मतलब ओरिजिनल नंबर हम लोगों का कैसे चेंज हुआ है, TCS and R आर रिस्पेक्टिवली द ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल एंड रैंडम कंपोनेंट्स।
Now, the assumption underlining the additive scheme is that there is no interaction among the components, different components, whereas multiplicative scheme assumes the presence of such interaction. जिस तरह का हम लोग मॉडल क्रिएटिंग का रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं एग्जिस्ट होता है. नाउ इन अ पर्टिकुलर स्टडी वन और द अदर स्कीम मे बी मोर सुटेबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टाइम सीरीज. जैसा डाटा हम लोग कंडक्ट करेंगे उस हिसाब से फॉर्मूला लेंगे, चाहे एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, जिस भी तरीके का हम लोगों को रिलेशन वहाँ पे समझ में आता है. फॉर इंस्टेंस द मल्टीप्लिकेटिव स्कीम मे बी मोर अप्रोप्रिएट इन द स्टडी ऑफ टाइम सीरीज ऑन प्राइसेस इफ इट इज द केस ऑफ एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के केस में क्या हो जाएगा, हमारा सीजनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज इन प्राइस, द ट्रेंड विल बी इंक्रीज इन प्राइस. आपको रिलेशन समझ आ रहा है? अगर हम लोगों का इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो उसकी वजह से जो सीजनली हम लोगों का इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आया है उसकी वजह से हमारा जो एनुअल प्राइसेस हैं वो भी चेंज होंगे. क्या आप लोगों को रिलेशनशिप समझ आ रहा है, कैसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है इन डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड कैसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, कैसे हम लोग फॉर्मूले बिल्ड करते हैं? पहले हमें वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी होती है. आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? हमें एक डाउट था जी. आपने थोड़ी देर पहले ग्राफ दिखाया था, उसमें आपने दिखाया था कि कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है. तो ट्रेंड हाँ. कोई फॉलो नहीं हो रहा तो क्या कोई डेंजर सिग्नल है किसी इकोनॉमी के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको फिर से खोल के दिखाती हूँ वो वाला ग्राफ. ये वाला ना, देखो Yes, यहाँ ma'am. पे कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है. इसका ये मतलब है कि हमारा टाइम पीरियड इतना लंबा नहीं है इस वेरिएबल के हिसाब से कि हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाए. इस वेरिएबल के हिसाब से हमारा इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं है कि इस वेरिएबल का कोई ट्रेंड डेवलप कर पाए. देखो ना, इसका ट्रेंड हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसका तो ट्रेंड पॉसिबल ही नहीं है ना ड्रॉ करना. किसका है ये ट्रेंड? दिख नहीं रहा. आप दोनों, एक तो आप इसको देखो जो डायग्राम 3 है आपका लेफ्ट पेज पे, और एक डायग्राम 4 देखो जो राइट पेज पे. डायग्राम 3 के अंदर क्योंकि हम लोगों की जो साइक्लिकल मूवमेंट है, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स है, उसका जो पीक और ट्रफ है उनके बीच में इतना ज्यादा गैप नहीं है जितना कि आपके राइट वाले केस में हो रहा है. तो क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा गैप नहीं है तो हमने ट्रेंड भी हमारा इजीली बन गया. यहाँ पे इस वेरिएबल के हिसाब से हमारी साइक्लिकल मूवमेंट्स ही इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे हो रही हैं कि हम कोई ट्रेंड ही ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमारा ट्रेंड बन ही नहीं सकता. ये कोई डेंजरस सिग्नल इकोनॉमी के लिए नहीं है, बट हम इस डाटा को ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों के ये कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं ना, जब हम लोग सपोज इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे जा रहे हैं, ये 7 से यहाँ से हम 6.7 पे आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने बोला है हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टी सी एस आर. तो इसके अंदर हम लोगों का ट्रेंड वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि हम ट्रेंड डेवलप ही नहीं कर पाए इतने कम टाइम पीरियड में. कम टाइम पीरियड में रिलेटिवली बोल रही हूँ, हो सकता है ये 10 साल का हो, सो दिस इज 10 इयर्स डाटा, बट ये वेरिएबल ऐसा है कि इसका ट्रेंड डेवलप नहीं हो पाया अभी तक. तो उसके लिए हमें 10 साल 15 साल वेट करना पड़ेगा ताकि हम कोई ट्रेंड डेवलप कर पाए, और फिर उस ट्रेंड के बेसिस पे उस ट्रेंड को कंसीडर करते हुए पॉलिसी फ्रेम कर पाए. अभी हमें पॉलिसी फ्रेम करते हुए, क्योंकि ट्रेंड तो बना ही नहीं है, तो फिर हम पॉलिसी के अंदर ट्रेंड वाला पार्ट ला ही नहीं पाएंगे. जब ट्रेंड बन जाएगा उसके बाद हमारी पॉलिसी और ज्यादा एफिशिएंटली फ्रेम हो सकती है. ओके मैम, क्लियर है. अच्छा, हाँ, तो यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, वो भी टॉकिंग अबाउट दिस, यस. तो हाँ, आपको ये रिलेशनशिप समझ आया कि हमारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की वजह से जो ये सीजनल कंपोनेंट है, ये सीजनल कंपोनेंट में और ट्रेंड में एक रिलेशन डेवलप हो गया है. और रिलेशन डेवलप हो गया है इसका मतलब यहाँ पे हमें
मल्टीप्लिकेटिव वाला फॉर्मूला लेना चाहिए। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है? क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है? प्लीज कंफर्म। ओके यश। वेयर एज अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, मतलब प्राइस रिड्यूस हो रहे हैं, तब भी हम लोगों का जो एनुअल प्राइस है, ट्रेंड है, वो ट्रेंड रिड्यूस कर जाएगा क्योंकि सीजनल वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमको इस वाले पीडीएफ से करना है। या So we note that the multiplicative scheme can be converted into additive scheme. जो हमने ये लिखा है ना, gamma is equal to t dot c dot s dot r, log को यूज करके हम इसको एडिटिव स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट विल बी log gamma log t plus log c plus log s plus log r। कन्वर्ट कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक वगैरह वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, बोलोगे तो कभी एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगी। पर अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म को एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लॉग को लेके कर सकते हैं। क्या आपको ये दो चीजें क्लियर हुई हैं? क्या आपको ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म टू एडिटिव फॉर्म क्लियर हुआ है? हम ये कर सिलेबस सकते में लॉग वाला नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव है। सिलेबस में आपका सब कुछ है। सिलेबस में आपका ये नहीं है कि हमने इसको मल्टीप्लिकेटिव से एडिशन लॉग को यूज करते हुए एडिशन में कैसे कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस नहीं है। सिलेबस में सब कुछ है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, हमारी अगर कोई रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप आ रही है, जैसे कि इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी में है, तो हम उसको एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग को यूज करते हुए। ठीक है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है। Okay. Now that is to say the logarithms of the components from an additive scheme in this case. However, there is a slight problem here. If R is a random variable, क्योंकि R तो हमने random variable बोला है, जिसकी कोई particular अपनी probability distribution होगी, then we cannot allow its sign to be negative for the logarithmic transformation. इसीलिए हमने इसको भी पॉजिटिव ही लिया है, नेगेटिव नहीं लिया है। नहीं तो हो सकता है ना कोई रैंडम वेरिएबल हमारी इस वैल्यू को कम भी कर रहा हो। अगर हम लोग बोल रहे हैं 1950-51 में हमारी कोई वैल्यू 200 है और 52-53 में वो वैल्यू 300 हो गई है, तो हो सकता है कोई एक रैंडम वैल्यू हो जो इस जिसने हमारी ये जो वैल्यू है जो 200 से 300 हुई है, हो सकता है इनिशियली ये 200 से 400 हुई हो, पर किसी रैंडम वैल्यू ने इसको -100 कर दिया हो, जिसकी वजह से ये 300 हो गई है। बट उसके बावजूद भी, मतलब ये रिलेशनशिप हो सकता है नेगेटिव हो, बट उसके बावजूद भी हम यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल ही लेते हैं, क्योंकि लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा पॉजिटिव सिंबल ही आता है। क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई है कि रिलेशनशिप बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड दिस फाइनल वैल्यू कैन बी नेगेटिव, but when we are converting it into log, the symbol needs to be positive. Is it clear to all? Is it clear to all? Please confirm. We are just about to get finished with this. Okay. Now the residual component, देखो जो रेसिडुअल कंपोनेंट होता है ना, रेसिडुअल का मतलब हो जाता है बचा हुआ कंपोनेंट, जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल बोलो या रेसिडुअल कंपोनेंट बोलो, आपका एक ही चीज हो जाती है। रैंडम थोड़ा स्टैटिस्टिकल वर्ड है, रेसिडुअल मतलब वो कंपोनेंट्स जो हमने ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल में नहीं लिए हैं। तो ये जो रेसिडुअल कंपोनेंट है लॉग आर इन द अबव स्पेसिफिकेशन विल हैव अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन देन दैट ऑफ आर, जो इनिशियली हमने, चलो इस चीज को मैं आपको कल कराऊंगी, रहने दो, अभी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये रैंडम और इन द एडिटिव फॉर्म और रैंडम इन लॉग, ये मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। एक बार मुझे कंफर्म करो जितना आज हुआ है उतना क्लियर हो गया। कल इसके फॉर्मूले, ये जो 2-3 फॉर्मूले और हैं, ये मैं आपको इकट्ठे लिखवाऊंगी। वी आर डन विद रीडिंग, टुमारो वी आर गोइंग टू राइट दीज फॉर्मूलाज अगेन। चलो, सो आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस देन। Okay, just quickly respond. Sanju, Aryan, Vikas. Present, ma'am. Okay. Tanay. Present, ma'am. All right, Tanmay.